हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं कैंसर के अंदर आगे फर्दर इसका प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या होती है वो आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे। हम स्टार्ट करते हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर से, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। तो स्टार्ट करते हैं प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर के अंदर क्या क्या आता है। फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पेशेंट को प्रोवाइड करना होता है साइकोलॉजिकल सपोर्ट। टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट द पेशेंट, हमें पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना होता है प्री ऑपरेटिव, यानी सर्जरी होने वाली है पेशेंट की, और सर्जरी के पहले हमें उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है ताकि पेशेंट सर्जरी को कोऑपरेट कर सके और सर्जन को जो है वो ज़्यादा दिक्कत उसके अंदर नहीं आए। पेशेंट की एंजाइटी जो है ऑपरेशन के लिए, तो वो एंजाइटी उसकी रिड्यूस हो सके, इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को हम प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट के बाद हम क्या करते हैं, चेक द पेशेंट वाइटल साइन। पेशेंट के हम वाइटल साइन चेक करते हैं, और वाइटल साइन को हम कार्डिनल साइन भी बोलते हैं। वाइटल साइन के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे बॉडी के अंदर, वाइटल साइन के अंदर टेम्परेचर आता है, पल्स आता है, रेस्पिरेशन आता है हमारा, और पेन आता है, और इसके बाद हमारा ब्रीथिंग का पैटर्न आता है, बीपी आती है। ये सब हमारे वाइटल साइन होते हैं। और बॉडी के अंदर 5 टाइप के वाइटल साइन बताए जाते हैं, या 5 टाइप के वाइटल साइन होते हैं, जिसमें 5वां नंबर का होता है 5th वाइटल साइन पेन, जो इमरजेंसी के अंदर असिस्मेंट करने के लिए फर्स्ट जो चेक किया जाता है वाइटल साइन के अंदर वो होता है पेन। और अगर नॉर्मल वाइटल साइन चेक करने की बात करते हैं अगर, तो सबसे पहले हम पल्स चेक करते हैं। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, हमने वाइटल साइन चेक कर लिया है पेशेंट का, और वाइटल साइन चेक करने के बाद हम आगे इसके अंदर चेक करते हैं पेशेंट का एडमिशन असिस्मेंट क्या है पेशेंट का, एक्सरे वगैरह हम उसके अंदर चेक करते हैं। तो नेक्स्ट के अंदर देखते हैं हम आफ्टर पेशेंट एडमिशन पेशेंट एक्सरे रूम, और उसके बाद में स्किन प्रिपरेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिया, उसके बाद हमने पेशेंट का वाइटल साइन चेक किया। उसके बाद जो भी एडमिशन प्रोसेस के समय या एडमिशन जब भी पेशेंट का हुआ था उस समय पेशेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स थे इन्वेस्टिगेशन के, जैसे कि एक्सरे होता है, मेमोग्राफी में एक्सरे हुआ तो एक्सरे वगैरह, CBSE काउंट, यूरिन कल्चर, ये सारी जो चीज़ होती है इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो होता है वो हमें कलेक्ट करना होता है। उसके बाद हमें जहाँ पर सर्जरी करनी है उस सर्जरी साइट को हमें स्किन को प्रिपरेशन करना होता है, उस साइट को डिसइंफेक्ट करना होता है, वहाँ पर बीटाडीन की पेंटिंग करनी होती है। और नेक्स्ट उसके बाद हम क्या करते हैं, द नर्स एंड फिजिशियन शुड एक्सप्लेन अबाउट प्रोसीजर। उसके बाद हम क्या करते हैं, नर्स और फिजिशियन दोनों, पहले नर्स उसको क्या करती है साइकोलॉजिकल सपोर्ट में, मतलब उसके पेशेंट को जो सर्जरी हो रही है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड कराना, ताकि जो सर्जरी के लिए उसकी एंजाइटी है वो रिड्यूस हो सके। नेक्स्ट के बाद करते हैं हम द रिस्क एंड द बेनिफिट ऑफ ईच ऑफ द ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट के बाद क्या करते हैं, पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कौन कौन से है और उसके बेनिफिट क्या है, सर्जरी के, ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के रिस्क और बेनिफिट क्या क्या है, क्या क्या आपको इससे फ़ायदे मिल सकते हैं, और क्या क्या इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है बॉडी के बारे में, वो सारी चीज़ें हमें कंसर्ट फॉर्म जो होता है पेशेंट का सर्जरी से पहले कंसर्ट फॉर्म होता है, उस पर हम साइन करवा के सारी चीज़ें हम उसको बता देते हैं। नेक्स्ट के बाद देखते हैं हम द प्लान फॉर ट्रीटमेंट विच मै बी इंक्लूड। अब ये ट्रीटमेंट का प्लान है उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, जो इससे पहले क्लास थी उसमें मैंने बताया था आपको, सर्जरी द्वारा हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, रेडिएशन द्वारा कर सकते हैं, केमोथेरेपी द्वारा कर सकते हैं, और एक हम कर सकते हैं हार्मोनल थेरेपी के द्वारा। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं द रिसर्च प्रोटोकॉल इफ़ देयर आर एलिजिबल। हम रिसर्च प्रोटोकॉल के रूप में भी इसको यूज में ले सकते हैं अगर एलिजिबल है तो। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं हम रिड्यूस फियर एंड एंजाइटी एंड इम्प्रूव कोपिंग एबिलिटी। जो माइंड के अंदर जो कोपिंग एबिलिटी होती है, मैकेनिज्म होता है कोपिंग मैकेनिज्म, जिसके अंदर एंजाइटी को रिड्यूस किया जाता है, साइकोलॉजी के अंदर, साइकेट्री के अंदर यूज में ली जाने वाली टेक्निक है एंजाइटी को कम करने के लिए। तो वो एंजाइटी को कम करने के लिए हम टेक्निक यूज में लेते हैं। वो पेशेंट को क्या करते हैं, डर होता है, उसको एंजाइटी होती है सर्जरी के बारे में, तो सर्जरी के जो भी एंजाइटी है उसको हम रिड्यूस करते हैं, उसके अंदर कोपिंग एबिलिटी को उसको इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट के बाद देखते हैं नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फियर एंड कंसर्न आर डिस्कस्ड विद द पेशेंट। पेशेंट का जो भी डर है, जो भी उसकी कंसर्न है उसके बारे में, सर्जरी के बारे में, वो सारी चीज़ें हम पेशेंट के साथ डिस्कस कर लेते हैं सर्जरी से पहले, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं प्री ऑपरेटिव केयर। नेक्स्ट के बाद देखते हैं द नर्स प्रोवाइड एंटीसिपेटरी टेक्निक। उसके बाद में नर्स क्या करती है, एंटीसिपेटरी टेक्निक प्रोवाइड कराती है, एंड काउंसलिंग टू ईच स्टेज ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस। और काउंसलिंग प्रोवाइड कराती है प्रत्येक स्टेज की,
जो हम जितनी भी स्टेज में हम प्रोसीजर करने जा रहे हैं तो प्रत्येक स्टेज की प्रोसीजर के बारे में उसको काउंसलिंग करवाती है। नेक्स्ट के बाद देते हैं द पेशेंट इज़ इंट्रोड्यूस टू अदर मेंबर्स ऑफ द ऑन्कोलॉजी टीम, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजी नर्स एंड सोशल वर्क। द पेशेंट एक्सप्लेन अब इन सबसे पेशेंट को इंट्रोड्यूस कराना है। हमने किन किन को इंट्रोड्यूस करवाना है? सबसे पहले हमें करवाना है ऑन्कोलॉजिकल, जो ऑन्कोलॉजी हमारा डॉक्टर है उससे। उसके बाद में ऑन्कोलॉजी कौन कौन से टीम मेंबर है, उसके बाद रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और ऑन्कोलॉजिक नर्स और सोशल वर्कर से पेशेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है। नेक्स्ट के बाद देखते हैं पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर आर प्रिफेयर टू द एक्टिव इन हर केयर एंड डिसीजन मेकिंग। उसके बाद में पेशेंट या तो खुद डिसीजन ले सकता है सर्जरी का, जो उसके बाद उसके फैमिली मेम्बर सर्जरी के लिए कंसेंट साइन पर कंसेंट फॉर्म पर साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट के बाद देखते हैं एडवाइस टू टॉक टू ए ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर। उसके बाद में हम एडवाइस देते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से पहले जो पेशेंट सर्वाइव कर चुके हैं उनके बारे में पेशेंट को बता के उनको मोटिवेट किया जाता है। नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव बात करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ऑपरेशन के बाद अब ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेट हो चुका है, उसके बाद हमें क्या क्या मैनेजमेंट करना होता है। नेक्स्ट फर्स्ट देखते हैं इसके अंदर द असिस्ट द क्लाइंट साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू सर्जरी एंड इंस्पेक्ट द वुंड एंड ड्रेन। सबसे पहले क्या करता है, जो क्लाइंट की सर्जरी के लिए साइकोलॉजी है उसको असिस्ट करते हैं। नेक्स्ट के बाद देखते हैं उस वुंड पे किसी प्रकार का इंसिजन जो लगा है वुंड बना के, तो इंसिजन वाला जो वुंड है वो सर्जिकल वुंड एक तरीके से बोल सकते हैं उसको, तो उसको देखते हैं वहाँ पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, और जो कितना ड्रेन आ रहा है बाहर, कितना ड्रेन आ रहा है, ड्रेन लगाते हैं वहाँ पर। जैकस्पॉट ड्रेन नाम से आती ड्रेन आती है, वो ड्रेन हम लगाते हैं ताकि जो एक्यूमुलेशन फ्लूइड का वहाँ पर हो रहा है उसको कम करने के लिए। तो ड्रेन के अंदर कितना ब्लड आ रहा है वो हम चेक करते हैं, और वुंड पर कोई इन्फेक्शन तो नहीं है वो भी हम चेक करते हैं। नेक्स्ट बात देखते हैं रिलीविंग पेन एंड डिस्कम्फर्ट। फर्स्ट जो हमारा नर्सिंग असिस्टेंट में पोस्ट ऑपरेशन के बाद तो हम क्या करेंगे, रिलीव करने के लिए पेन को और डिस्कम्फर्ट को इसके अंदर देखते हैं। असिस्ट द पेन एंड डिस्कम्फर्ट ऑफ द चेस्ट वॉल, अफेक्टेड ब्रेस्ट एंड अफेक्टेड आर्म। सबसे पहले हमें क्या करना होता है रिलीविंग पेन के लिए, उसमें हमें क्या करना होता है, पेशेंट के अंदर जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है चेस्ट वॉल में और अफेक्टेड ब्रेस्ट, जो ब्रेस्ट अफेक्टेड हुआ था वहाँ पर, और उसी साइड का आर्म, उसको हम असिस्ट करते हैं। वहाँ पर पेन नहीं है, इन्फेक्शन नहीं है, तो उस साइड को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर देखते हैं एडमिनिस्टर इंट्रावेनस एंड इंट्रामस्कुलर रैपिड एनाल्जेसिस। उसके बाद हम क्या करते हैं एनाल्जेसिस, जैसे नार्कोटिक्स होती है, नार्कोटिक्स ओपाइड्स, एनाल्जेसिस हम इसके अंदर पेशेंट को दे सकते हैं इंट्रावेनस। नेक्स्ट अब हम देखते हैं हेमाटोमा, एक यहाँ पर टर्म से। तो हेमाटोमा का मतलब क्या होता है, द ब्लड ट्यूमर इंसिजन सर्जिकल वुंड। हेमाटोमा का मतलब होता है ब्लड का एक्यूमुलेशन होना टिश्यू के बीच के अंदर, या लेयर ऑफ स्कल्प के अंदर हेमाटोमा का कलेक्शन होना, ब्लड का कलेक्शन होना, वो कहलाता है आपका हेमाटोमा। नेक्स्ट के बाद पेशेंट एनकरेज टू टेक एनाल्जेसिस बिफोर एक्सरसाइज एंड बेड टाइम एंड टू टॉक वार्म शॉवर ट्वाइस डेली टू एलिवेट द डिस्कम्फर्ट फ्रॉम द सर्जरी। उसके बाद हम क्या करते हैं पेशेंट को प्रोत्साहित किया जाता है, इनकरेज किया जाता है एनाल्जेसिस के लिए। बिफोर आपको एक्सरसाइज से पहले आप एनाल्जेसिस ले सकते हो, बेड टाइम से ले सकते हो, और शॉवर जो आप नहाने जा रहे हो उससे पहले आप एनाल्जेसिस के लिए पेशेंट को एडवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट के बाद देखते हैं मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी एंड द प्रिवेंट इन्फेक्शन। अब हम पेशेंट की स्किन की इंटीग्रिटी के लिए और उसको इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं द ड्रेसिंग एंड ड्रेन शुड बी इंस्पेक्ट फॉर इंसिजन वुंड। जो इंसिजन वुंड होता है वहाँ पर हम क्या चेक करते हैं, वहाँ पर हम ड्रेसिंग को चेक करते हैं, ड्रेसिंग में किसी प्रकार का ब्लड तो नहीं लग रहा है, या फिर ड्रेन कितना ड्रेन आ रहा है, उस साइड को हम इंस्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट बात है अप्लाई आइस पैक फॉर हेमाटोमा एंड पॉसिबल साइन एंड सिम्टम ऑफ इन्फेक्शन। उसके बाद हम हेमाटोमा अगर वहाँ पर हो रहा है, यानी ब्लड का एक्यूमुलेशन हो रहा है टिश्यू के बीच में, उसको बोलते हैं हेमाटोमा। तो वहाँ पर हेमाटोमा हो रहा है तो वहाँ पर आइस पैक हमें क्या करनी है, अप्लाई करनी है, जिससे वहाँ पर वैसे कॉन्ट्रैक्शन होगा और हेमाटोमा हमारा रिड्यूस हो जाएगा। तो पॉसिबल साइन भी चेक करना हमें इन्फेक्शन के, कौन सा साइन है इन्फेक्शन के, वो भी हमें चेक करना है। इन्फेक्शन का साइन हमें चेक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, अप्लाई ड्राई ड्रेसिंग टू द इंसिजन साइट डे फॉर 7 डेज। मतलब आपको क्या करना है, इंसिजन साइट पर आपको ड्रेसिंग अप्लाई करनी है ईच डे, 7 दिन तक आपको इंसिजन साइट पर अप्लाई करनी है क्या, ड्रेसिंग। क्योंकि 7 दिन तक, 7 दिन बाद जो आपका जो नॉर्मल आप जो इंसिजन लगाते हैं वहाँ पर जो स्यूचर करते हैं, नॉर्मल स्यूचरिंग,
वो रिमूव कर देते हैं 7 से 8 दिन के अंदर अंदर, यानी 7 से 10 दिन के अंदर रिमूव कर दे। अगर वहाँ पर स्काल्पल द्वारा, स्टेपलर द्वारा अगर इंसिजन लगाए, वहाँ पर वो स्यूचरिंग की है, तो उसको 10 से 14 दिन के अंदर रिमूव करता है। लेकिन यहाँ पर जो स्यूचरिंग की है वो वेस्कुलर एरिया के अंदर स्यूचरिंग हुई है, इसलिए वो 7 दिन के अंदर रिमूव करता है। इसलिए पेशेंट को 7 दिन तक आपको ड्रेसिंग करने के लिए बोलना होता है। नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं हम प्रमोट पॉजिटिव बॉडी इमेज। पॉजिटिव बॉडी इमेज के लिए हम क्या करते हैं ये देखते हैं। इसके लिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर बॉडी पॉजिटिव बॉडी इमेज के लिए नर्स क्या कर सकती है। तो इसके अंदर चेक करते हैं। सबसे पहले हम वुमन हु अंडरगोड सर्जरी फॉर ब्रेस्ट कैंसर एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ लॉस चेंज ऑफ इन लाइफ रूटीन सोशल इंटरेक्शन सेल्फ कॉन्सेप्ट। इसके अंदर चेक करते हैं हम क्या करता है, जो वुमेन होती है जिसको सर्जरी हुई है, तो सर्जरी के बाद उसके ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाता है। तो रिमूव करने के बाद उसकी क्या होती है, बॉडी जो इमेज होती है वो क्या हो जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। पेशेंट नर्स को क्या होता है, उसकी जो लॉस सेंस होता है वो लॉस हो जाते हैं। पेशेंट के जो कंसेप्शंस होता है, परसेप्शंस जो होते हैं सेंस ऑर्गन के, वो लॉस हो जाते हैं। जिससे क्या होता है, जो उसकी डेली रूटीन होती है लाइफ की, वो भी चेंजेज हो जाती है। पेशेंट जो कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन की ओर आगे जाता है पेशेंट। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बॉडी इमेज फीलिंग ऑफ सेक्सुअल इनएडुकेसी लॉस ऑफ सेंस ऑफ फर्निटी एंड फियर ऑफ डेथ। पेशेंट को इसके बाद क्या लगता है, जैसे ब्रेस्ट कैंसर रिमूव हुआ है तो उसके बाद पेशेंट क्या लगता है, सेक्सुअल एडुकेशन हो जाती है, सेक्सुअली इंटरेक्शन कम हो जाता है, कम हो रहा है ऐसा उसको लगता है। और उसका जो सेंस होता है फर्निटी के लिए उसका सेंस होता है नहीं, उसको ऐसा लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। डेथ के लिए ऐसा होता है पेशेंट को, जैसे पैनिक एंजाइटी के अंदर होता है पेशेंट को ऐसा लगता है इम्पेंडिंग डूम, यानी कि मैं मरने वाला हूँ। तो नेक्स्ट के बाद देखते हैं इसमें क्या करता है, और अलाउ द पेशेंट टू एक्सप्रेस हर फीलिंग टू द नर्स। नेक्स्ट पेशेंट को अलाउ करते हैं, पेशेंट को बताते हैं आपको जो भी फीलिंग्स है उसको कम्प्लीटली आप नर्स से एक्सप्लेन कर सकते हो, या नर्स को आप बताओ ताकि हम उसका सोल्यूशन निकाल सकें। नेक्स्ट के बाद देखते हैं असिस्ट द पेशेंट टू इनडेफिनेटली एंड मोबिलाइजिंग द हर सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद देखते हैं नर्स असिस्ट करती है उसकी आइडेंटिटी को और मोबिलाइज करती है उसके सपोर्ट सिस्टम को। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट के बाद हम कल पढ़ेंगे आगे इसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर में। कल से पोस्ट ऑपरेटिव केयर और इसका इन्वेस्टिगेशन और है, और उसके बाद आपका ब्रेस्ट कैंसर कंप्लीट हो जाता है। तो हम इसके बाद कल देखते हैं। सही, थैंक यू वेरी मच।